नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम समास में जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, हम उसमें से टॉप 11 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं और तो हम उसे देखेंगे और अच्छे से आपको ऑप्शन समझाएँगे। लाइव आ चुके सभी मित्रों का हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम चारों ऑप्शन के बारे में बताते चलेंगे, जिससे आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? आमरण क्या जैसे है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है कि ऑप्शन बी द्विगु है कि ऑप्शन सी तत्पुरुष है, ऑप्शन डी द्वंद्व है। तो हमने आपको बताया था कि अगर जो है आगे क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। जहाँ उपसर्ग लगा रहेगा वहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो ये जो है, इसलिए ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और द्विगु में जहाँ पहला पद क्या होता है? द्विगु में संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ क्या होता है? द्विगु होता है। तत्पुरुष में पहला पद, जैसे संख्यावाची में देख लीजिए, जैसे तिरंगा, यानी कि तीन रंग, या अब तत्पुरुष है जिसमें पहला पद अव्यय रहता है, यानी जो है उपसर्ग रहेगा या अव्यय रहेगा। जैसे देखिए आमरण है, जैसे इसमें आ उपसर्ग है। इसके अलावा है जैसे यथास्थान, जैसे है यथा शीघ्र, ये यथा उपसर्ग वाला है, ठीक है, ये यथा उपसर्ग वाला है। इसके अलावा है जैसे बे उपसर्ग का बेईमान, ठीक, तो ये बे उपसर्ग का है, बेईमान। इसके बाद जो है, रुको इसको मिटा देते हैं तो बताएं आप लोगों को। इसके अलावा है जैसे आ का, जैसे ऑप्शन आ उपसर्ग का, जैसे है आ जन्म, जिसमें इस तरह के उपसर्ग लगे होंगे वो क्या है? अव्ययी भाव समास। जैसे है प्रतिशत, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रतिशत। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ये सारे उदाहरण अव्ययी भाव के हैं। जैसे बा उपसर्ग से बनेगा बाखूबी, ठीक है, जैसे बा उपसर्ग से बाखूबी बनेगा, तो इसमें बा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, बे उपसर्ग और बा उपसर्ग, और ये सब किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम आपको और उदाहरण बताते हैं। जैसे है सा उपसर्ग का होगा, जैसे सा परिवार, ठीक है, तो ये सा उपसर्ग अगर आएगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे है, अब जिस शब्द के अंत में अनुसार होता है, जैसे अवसर, धन, अनुसार, तो जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय की जगह पर अनुसार होगा वहाँ पर भी क्या होगा? कौन सा समास? तो अव्ययी भाव समास होगा।
इसके अलावा जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करती हुई चलूँगी, सारे समास यहीं पर समझा दूँगी। जैसे कहीं-कहीं पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पदों की। जैसे है लूटम लूट, जैसे है लूटम लूट। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ये क्लास तो बिल्कुल आपके सारे समास क्लियर हो जाएँगे। जैसे है लूटम लूट, तो इसमें देखिए लूट के बाद लूट इसका अर्थ है। अगर इस तरह की पुनरावृत्ति यानी डबल 2 बार शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कौन-सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे घड़ी, घड़ी, अगर शब्द दोहराया गया, तो वहाँ पर कौन-सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसके अलावा जैसे है अव्ययी भाव समास में, जैसे बार-बार, भागम-भाग या धीरे-धीरे, इस तरह के क्या होते हैं पुनरावृत्ति वाले अव्ययी भाव समास होते हैं। इसके अलावा और कुछ शब्द हैं, मैं आपको बता दूँ, जो परीक्षाओं में आते हैं। जैसे है अनुकृति, अनुदिन, जैसे है अत्यावश्यक, जैसे है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, तो अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक। तो ये हमारे सारे हुए किसके? अव्ययी भाव के उदाहरण हुए। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों का अव्ययी भाव क्लियर हो गया होगा। चलिए, हमारा दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास। मैं आपको यहीं पर अच्छे से समझाते चलूँगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ये समझ लीजिए पूरा क्लास है, ठीक है? ये प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद है हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में की परिभाषा है जब उत्तर पद, यानी उत्तर माने होता है, पूर्व माने होता है पहला। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहला। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद का या दूसरा पद, ठीक? तो पूर्व का मतलब होता है पहला और उत्तर का मतलब होता है दूसरा पद। तो तत्पुरुष में पूर्व पद जो है, पूर्व पद गौड़ होता है। अब उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। अब आपको उदाहरण से मैं बता दूँ कि उत्तर पद कौन-सा है और पूर्व पद कौन-सा है। जैसे है गगन, जैसे है हमन, जैसे है राज्ञः पुरुषः, जैसे है राग, ये तो संस्कृत का है, वैसे देख लीजिए, जैसे राजपुरुष, राजपुत्र, चलिए देख लीजिए राजपुत्र। तो ये क्या हो गया? आपका गौड़ है और ये मुख्य है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक? तो इस तरह का ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष। तो ये हुआ हमारा पूर्व पद और ये हुआ उत्तर पद, ठीक? अब इसमें हमारे तत्पुरुष समास के कई भाग हो जाते हैं। कर्म के आधार पर, करण के आधार पर। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको एक-एक उदाहरण यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे अब कर्म के आधार पर देख लीजिए, जैसे कर्म के आधार, एक-एक उदाहरण बताएँगे। कर्म तत्पुरुष हमारा पहला भाग है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में कैसे हम कर्म समझ पाएँगे? जैसे है स्वर्ग प्राप्त, जैसे है स्वर्ग प्राप्त, ठीक? तो इसमें देखिए, इसमें को क्या है? छिपा है। तो इसमें हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। तो ये को जो आया, ये क्या है? ये हमारा कर्म कारक है ना? तो इसलिए कौन-सा तत्पुरुष होगा? कर्म का, कर्म। अब जैसे मैं वैसे बता दूँ आपको, जैसे जलधर, तो जल आप जब उसको क्लियर करेंगे तो जल को धर माने धारण करने वाला, तो को वहाँ पर आ जाएगा। तो वो क्या होगा? हमारा कर्म कारक होगा, ठीक? ये तत्पुरुष के भेद हैं। हमारा दूसरा तत्पुरुष का भेद है करण कारक, ठीक? दूसरा भेद हमारा क्या है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए। ये तो आप लोग कारक में भी पढ़ते होंगे। किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए या जो है किसी, या से का चिन्ह हो या द्वारा, ये क्या के द्वारा। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे है हस्तलिखित, जैसे है
हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब इसमें क्या छिपा है हमारा, देखिए हाथ, ये तो हुआ पूर्व पद और ये क्या हुआ उत्तर पद यानी बाद का पद। तो उत्तर पद इसमें क्या होता है, मुख्य होता है तत्पुरुष में। तो हाथ हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया, ठीक, या हाथ से लिखा गया, या हाथ से लिखा हुआ, लिखित है लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ। अब इसमें कारक चिन्ह क्या है, से, माध्यम इसमें क्या है, हाथ है। तो हाथ के द्वारा लिखा गया, तो इसमें कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष का करण कारक समास हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं तत्पुरुष का तीसरा उदाहरण बता देती हूँ आपको। तीसरा भेद, पहला भेद क्या पढ़ा, कर्म कारक। पहला भेद हमारा क्या था, कर्म कारक। दूसरा है हमारा करण कारक। दूसरा भेद हमने पढ़ लिया करण, जिसका चिन्ह से के द्वारा है। तीसरा हमारा है संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह हमारा के है, क्या है, के लिए। तो हम संप्रदान कारक का उदाहरण अब लेते हैं। जैसे हमारा संप्रदान कारक में धर्मशाला, ठीक, इसको मिटा देती हूँ। हाँ, जैसे है करण में करण कारक का जैसे है धर्मशाला। मैंने आपको बताया कि जो है धर्मशाला। अब इसमें क्या छिपा है, देखिए धर्मशाला, धर्म की शाला है ना, लेकिन धर्म के लिए शाला, ठीक, यहाँ धर्म होता है इसलिए यहाँ धर्म के लिए शाला। शाला मतलब घर, जैसे पाठशाला पढ़ने के लिए, शाला वैसे धर्म के लिए शाला। तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह क्या है, के लिए। तो जहाँ कारक चिन्ह आएगा के, वहाँ करण कारक होगा। अब हमारा तीसरा क्या है, अरे चौथा है भाई संप्रदान कारक होगा, ये संप्रदान कारक है, जहाँ के लिए होगा। करण में तो से या के द्वारा होता है। तो हम 3 आपको बता चुके, क्योंकि तत्पुरुष हमारा बहुत महत्वपूर्ण समास है। तत्पुरुष के सभी समास महत्वपूर्ण है। अब इसमें है हमारा 5वां जो है अपादान तत्पुरुष। 5वां क्या है, अपादान तत्पुरुष। अपादान मैं आपको यहीं पर सब समझा दूंगी, बिल्कुल दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, जैसे अपादान का अर्थ है से। अपादान वैसे भी हम पढ़ते हैं, अपादान का मतलब बिल्कुल अलग हो जाना। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे है ऋण मुक्त, पॉपुलर है, परीक्षाओं में आता भी है ये, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। ये अब देखिए ऋण से मुक्त, देखिए ऋण से मुक्त। अब इसमें कारक चिन्ह क्या है, से है। मुक्त मतलब बिल्कुल अलग हो गया, तो ऋण से क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है तत्पुरुष का 6वां भाग हमारा है, 5वां है संबंध कारक, ठीक है। इसके बाद है हमारा संबंध कारक। संबंध, मैं आपको ये प्रैक्टिस नहीं है क्लास, समझिए, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगी, केवल आप ध्यान देकर इसको पढ़ते रहिए। जैसे संबंध कारक में क्या है, जैसे संबंध बताता है। अब संबंध का चिन्ह क्या है, का, की, के, ठीक, रा, री, रे, ऐसे हैं संबंध कारक। लेकिन इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे घुड़दौड़, घुड़, ये संबंध कारक का है, घुड़ दौड़। अब घोड़े की दौड़, ठीक, घोड़े की, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े की दौड़। एक चीज और ध्यान रखिए, संधि का तो विच्छेद होता है, लेकिन समास का क्या होता है, विग्रह।
कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका विग्रह होता है क्या, तो संधि का विच्छेद होता है, समास का क्या होता है, विग्रह होता है। तो हमारे ये तत्पुरुष के क्लियर हो गए। संबंधवाचक या मंत्री परिषद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, परिषद तो मंत्रियों की परिषद, ठीक, मंत्रियों की, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंत्रियों की, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों, तो इसमें संबंध कारक चिन्ह क्या है, की है, ठीक, मंत्रियों की परिषद, इसलिए क्या है, संबंध कारक है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि तत्पुरुष तो है लेकिन है कौन सा संबंध, कौन सा, मतलब इसमें कौन सा कारक है, कौन सा जो है समास है, तत्पुरुष में कौन सा समास है, करण कारक है, संबंध कारक है, या कैसा समास है। इसके बाद हमारा छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण, तो अधिकरण में क्या होता है कि अधिक में पे पर, यानी जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई, आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे है आप बीती, जैसे है आप बीती, आप बीती, ठीक, जैसे आप, तो आप पर बीती, आप पर बीती, तो इसमें क्या है, पर किसका है, किसका कारक चिन्ह है, अधिकरण का, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। तो हमारे जो है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष हो गए। इसके बाद है हमारा अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष। अलुक में होता है, चलिए नय देख लीजिए, नय ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे है नय तत्पुरुष में, जैसे किसी, जैसे नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष है, नय तत्पुरुष में जैसे कह दिया गया आ, अजन्म, तो इसमें ना का अर्थ निकले, यानी कि जन्म न लेने वाला, ठीक, जहाँ ना का अर्थ लेकिन निकले वहाँ पर क्या होगा, नय तत्पुरुष। अब आशा करती हूँ कि आपको अव्ययी भाव तत्पुरुष क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं देखिए द्विगु पर, ठीक, अब हम आपको क्या बता दें, द्विगु बता दें। आपको हम द्विगु समास बता दें। द्विगु का मतलब है कि जहाँ पर क्या होता है, जिस, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद, जैसे जैसे है, जैसे देखिए नवरात्र, नौ प्लस रात्र, ठीक, ये है हमारा द्विगु का उदाहरण। अब इसमें कह रहा है कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद हमने बताया आपको कि ये लास्ट वाला है, ठीक, रात्रि जो है ना, नवरात्र, रात्रि नहीं होगा, रात्रि अशुद्ध होता है, तो नवरात्र, तो नौ इसमें होता है समूह या समाहार लिखा जाता है, ठीक है। पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है, देखिए नौ, नौ संख्या हो गया, रात्र पूर्व पद, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। नवरात्र यानी नौ रातों का, नौ रातों का समूह, तो ये हो गया नौ रात, नौ रात्रियों का समूह, क्या हो गया, नौ रात्रियों का, रात्रियों का समूह, क्या हो गया, नौ रात्रियों का समूह। तो या तो समाहार होगा, या जैसे हो गया, मैं दूसरा उदाहरण बता दूं, मैं दूसरा उदाहरण आपको बता दूं द्विगु का, इसमें समाहार या समूह होगा, ठीक है। जैसे द्विगु का है चार पाई, चार पाई, अब ये क्या है, संख्या है, पाई उत्तर पद, तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। चार हो गया, पाई मतलब पाए वाला, यानी कि चार पैरों वाली, चार पैरों, चार पैरों वाली, चार पैरों वाली, ठीक। तो जहाँ संख्यावाची, मैं बता दूं, सूत्र है संख्यावाची द्विगु, संस्कृत का है लेकिन ठीक है, संख्यावाची द्विगु, जिसमें संख्या होता है वो द्विगु समास होता है।
अब देखो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं द्वंद्व समास। आपका डी है द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व भी देख लेते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता, माता पिता, माता पिता, माता और पिता। तो इसमें क्या है, माता और पिता देखिए दोनों मेन है। और दूसरी बात द्वंद्व समास का क्या होता है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा, सबसे बड़ी पहचान है योजक चिन्ह का लगा होना, और दोनों क्या होते हैं, मेन होते हैं, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें पूर्व का पद प्रधान होता है, जिसमें उत्तर का पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है या, तो ये हो गए हमारे द्वंद्व। लेकिन द्वंद्व के भी 3 पद हैं, ठीक। द्वंद्व के भी 3 उपभेद हैं। जैसे तत्पुरुष में हमारे थे, तत्पुरुष में क्या थे, 7 थे। तत्पुरुष में हमारे 6 थे। कौन कौन से, कर्म थे, करण थे, संप्रदान, संप्रदान था, अपादान था, अधिकरण था, ठीक है। उसी प्रकार से संबंध कारक था, हमारे 6 भेद थे तत्पुरुष के। उसी प्रकार से जो है द्वंद्व के कितने भेद हैं, 3। द्वंद्व के कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व, नहीं भाई हमने जो है द्विगु में बता दिया था। अच्छा, इतरेतर द्वंद्व है। और उसके बाद कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर है, समाहार द्वंद्व है, समाहार हम द्विगु में बता दिए थे, उसके लिए सॉरी। और इसके अलावा है वैकल्पिक द्वंद्व। 3 जो है मेन है, ठीक है। वैकल्पिक में, अब वैकल्पिक द्वंद्व कौन सा, जैसे पाप, पाप पुण्य, लेकिन योजक चिन्ह लगा रहेगा। अगर आपको पूछता है अलग से कि कौन सा समास है तब आपको बताना होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर। जैसे पाप और पुण्य, ठीक। तो पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के विलोम है। जहाँ विलोम होगा वहाँ क्या होगा, वैकल्पिक, ठीक। वहाँ क्या होगा, वैकल्पिक होगा। द्विगु में केवल संख्या ही रहेगी, वही द्विगु होगा। और इसके बाद ये द्वंद्व है, ठीक। द्विगु नहीं है, ये क्या है, द्वंद्व है। ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब जैसे है, जैसे विकल्प के ऊपर है, या जैसे इतरेतर द्वंद्व समझ लीजिए। वैकल्पिक तो हम आपको बता दिए। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर, इतरेतर का मतलब इसके 3 भेद हैं। द्वंद्व के कितने भेद हैं, 3, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। अब इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके साथ साथ पद स्वतंत्र भी होते हैं। अब विग्रह में और एवं एवं आता है, इतरेतर में और एवं आता है, ठीक। अब कैसे, जैसे माता पिता, बीच में योजक लगा है ना, माता पिता, योजक सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। तो माता और पिता, ये देखिए और लग गया। इसके बाद है जैसे, जैसे है दूध रोटी, दूध, दूध रोटी। तो दूध और रोटी, दूध और रोटी। तो इसमें और है। अब जैसे है, ये कैसे द्वंद्व है, इतरेतर, जहाँ और या एवं से जुड़ेगा, जहाँ और एवं से जुड़ेगा वहाँ क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। आशा करती हूँ कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर सारे रूल्स आपको बता दे रही हूँ, आप नीचे बताते चलना। इसके बाद है हमारा, जैसे देखिए संख्यावाची में क्या होता है कि 1 से 10 तक जो द्विगु हैं, 1 से 10 तक, और बाकी पूर्णांक, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे 20 है उसमें और संख्या ना लगे, 30, 40,
50, 60 यानी कि 100 तक जितनी संख्याएँ होंगी वो द्विगु में आएँगी, ठीक? लेकिन अगर यही संख्या 10 + 4 कर दी जाए बराबर 14 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। अब लिखा कैसे जाएगा? जैसे देखिए, जैसे 15 लिखा है ना, पहले इसको मिटा दूँ। तो आप द्विगु तो समझ लिए ना कि 1 से 9 तक और बाकी जो पूर्णांक संख्याएँ हैं, वो द्विगु में आएँगी। लेकिन द्वंद्व में अगर 50 + 5 यानी कि बराबर 55, नहीं वैसे लिख दें 55, तो देखिए इसमें बड़ी संख्या आगे लिखी जाएगी, छोटी बाद में लिखी जाएगी। जैसे 50 और 5 तो 55, तो ये क्या हो जाएगा? 50 और 5, 50 और 5, 50 और 5। तो इसमें देखिए और लग गया है, क्या हो गया? द्वंद्व और द्विगु में यही मतलब अंतर आपको समझना है। द्विगु में 1 से 9 तक संख्याएँ होंगी, बाकी पूर्णांक होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह 100 तक। बाकी उसमें अगर अन्य जो है वो जोड़ दिया जाती है, अन्य संख्या जोड़ दी जाए, जैसे 5, 6, 7, 8 इस तरह संख्याएँ जोड़ दी जाती हैं पूर्णांक में, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम, ये तो आपका हो गया इतरेतर द्वंद्व। वैकल्पिक हमने आपको बता ही दिया है। अब हम समाहार द्वंद्व बता देते हैं। जैसे है समाहार द्वंद्व में कि जब पहले पद से मिलता-जुलता, जिसे आप कहते हैं सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, मान लीजिए जैसे है समाहार द्वंद्व। क्या है समाहार का मतलब? आप यही समझ लेंगे पर्यायवाची शब्द। समाहार द्वंद्व कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व समास में समाहार, तो समाहार हम कैसे पहचानेंगे? जैसे दोनों शब्द समानार्थी हो जाएंगे, जैसे जी जान, जी और जान दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक? तो जी जान आदि, हम इसके अंत में क्या लगाएंगे? आदि। क्या लगाएंगे? आदि। क्या लगाएंगे? आदि। जैसे जी जान आदि, कपड़े लत्ते आदि, भूल चूक आदि, रुपया पैसा आदि, इस तरह। तो ये हमारा क्या हो गया? समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है भीड़, पूरा मिला लेना, आदि लगा देना, ठीक है? और पर्यायवाची यानी दोनों शब्द क्या होंगे? पर्यायवाची ही होंगे, ठीक? ये हो गए आपके समाहार। वैकल्पिक हमने आपको बता ही दिया है। चलो एक आध दो उदाहरण और बता देते हैं। वैकल्पिक में है, वैकल्पिक में क्या होता है? वैकल्पिक में जैसे होता है, वैकल्पिक समास में क्या होता है कि इसमें जो है निरर्थक शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे खाना, मुआना, ऐसे भी होते हैं। जैसे पाप, पुण्य, यानी आपको एक को चुनना है अथवा या का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक? अब हमारा जो है, अब आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो समास नीचे आते जाएँगे हम उनको अच्छे से आपको बताते जाएँगे। तो आमरण में कौन-सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है? नहीं, इसका पूर्व पद कहाँ प्रधान होता है? पूर्व पद तो हम अभी बताए थे किसका प्रधान होता है? अव्ययी भाव का। किसका होता है? अव्ययी का होता है। हम हाफ नेम लिख रहे हैं। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? नहीं, तत्पुरुष में पूर्व पद तो अभी बताए हैं ऊपर ना, द्विगु का संख्यावाची होता है, द्विगु का। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। हाँ, ये सही है। तत्पुरुष का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है? नहीं, अव्यय जो होगा वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पूर्व पद अव्यय यानी कि वही उपसर्ग होता है। तो इसमें कौन-सा समय सही है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये अव्ययी होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी अव्यय होता है। इसमें संख्यावाची वो द्विगु समास होगा, इसमें उत्तर पद ये क्या होगा?
तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन केवल 11 हैं, लेकिन आपको पूरी क्लास की तरह जो है हम आपको अच्छे से बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होता है, कहने का मतलब दोनों की कीमत नहीं होती, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर कौन-सा समास होता है, आपको बताना है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान। जैसे जैसे है बहुब्रीहि समास में सारी बातें इसमें जो है पौराणिक होती हैं, ठीक है? पहले की पॉइंट तो आप जानिए, सारी बातें क्या होती हैं? पौराणिक होती हैं, यानी कि ईश्वर संबंधी होती हैं या वैसे। जैसे देखिए, जैसे है, जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूँ, जैसे है वाग्देवी, वाग्देवी, वाग्देवी। अब वाग्देवी का मतलब क्या है? वाक माने होता है बाणी, वाक माने बाणी की और देवी है। तो बाणी की देवी कौन है? तो सरस्वती है। देखिए सरस्वती, सरस्वती है। अब देखिए वाक, वाक और देवी, इसका दोनों का अर्थ नहीं निकला, दोनों पद गौड़ हो गए। इसका कौन सा पद प्रधान हो गया? तीसरा पद प्रधान हो गया। तो ये तीसरा पद जिसका प्रधान होता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। चलिए 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। जी चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे है अंशुमाली, नहीं कोई फेमस देख लीजिए। जैसे है पीतांबर, जैसे है पीतांबर, पीतांबर यानी पीत अंबर धारण, पीत है, यानी कि पीत माने होता है पीला, अंबर है जी, पीत माने होता है क्या? पीला, पीत और अंबर। ठीक, पीत यानी पीला, अंबर धारण करने वाले, अर्थात कौन है? यानी कि पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर माने होता है वस्त्र, वस्त्र है जिसका। अब देखिए न पीला प्रधान है और न अंबर, दोनों पद क्या है? गौड़ है। तो पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात कौन कौन है? कृष्ण भगवान है। ठीक, तो ये हमारे हुए बहुब्रीहि समास। अब जैसे जैसे है पद्मासना, यानी कमल पर आसन है जो, वो कौन सी जो देवी कमल पर आसन है? पद्म है आसन जिसका, यानी कि कौन है? सरस्वती। तो आपको जैसे जैसे है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जैसे है लंबोदर, जैसे लंबा है और उदर, लंबा धन उदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? वो कौन है? गणेश। तो न लंबा जो है लंबा भी गौड़ है और उदर भी गौड़ है, यानी इसके दोनों पद गौड़ हैं। तीसरा पद प्रधान है, वो कौन है? गणेश। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? बहुब्रीहि समास। अब आपको द्वंद भी बता दिया गया है, ठीक है, द्वंद भी बता दिया गया, बहुब्रीहि भी, तत्पुरुष। अब हम आपको क्या बताएंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, अब आपको हम क्या बताएंगे? कर्मधारय हमारा बचा है। अब कर्मधारय क्या होता है? इसके उत्तर पद प्रधान होते हैं, किंतु प्रथम पद द्वितीय की विशेषता बताता है। अब कर्मधारय में क्या है? इसका उत्तर पद प्रधान है। क्या है? कर्मधारय में क्या है? उत्तर पद क्या है? प्रधान है। उत्तर पद क्या है? प्रधान है। लेकिन उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, उत्तर पद की
प्रथम पद जो है द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है, तो उत्तर पद की विशेषता कौन बता रहा है? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद विशेषण या उपमान के रूप में तथा उत्तर विशेष या उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, प्रथम पद को विशेषण और जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और जो विशेषता बता रहा है यानी कि उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे उत्तर वो लीजिए, जैसे है नीलकमल। नीलकमल, जिससे आप उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। नीलकमल, अब कमल क्या है? उत्तर पद है यानी कि बाद का। ठीक, ये उत्तर पद है कमल, ये क्या है? पूर्व पद है, पूर्व पद है। ठीक, तो उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बता रहा है। ठीक, नीला जो है कमल की विशेषता बता रहा है, तो पूर्व जो है कमल की विशेषता नीला बता रहा है। अभी ये कमल क्या हो गया? क्योंकि कमल के पहले विशेषण है, तो हमारा कमल क्या हो गया? विशेष्य, जिसे आप कर्ता कहते हैं, विशेष्य। और जो विशेष यानी वही कर्ता है, विशेष्य बन गया क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कमल के ये क्या है? नीला। नीला क्या है? ये विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। इसको साफ कर दूं तो मैं आपको बताऊं सही से। जैसे देखिए, जैसे है नील, नीला, नील कमल, कमल। अब ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। उत्तर माने होता है बाद का पद, लेकिन उत्तर पद और पूर्व पद जब पूछता है तो हमारी बहनें भाई बहन परेशान हो जाते हैं, लेकिन उत्तर का मतलब बाद वाला पद, पूर्व का मतलब हुआ पहले वाला। तो ये क्या है? नीला क्या है? कमल की विशेषता है, तो ये हो गया क्या? विशेषण। ठीक, तो जिस शब्द के पहले एक विशेषता लगी रहेगी, विशेषण लगा रहेगा, जिस विशेष के पहले विशेषण लगा रहेगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब कुछ जो है, कुछ में पहले लगा रहता है और कुछ शब्दों में बाद में लगा रहता है। अब जैसे, और कुछ उपमान, जैसे उपमेय का प्रयोग करके उसमें उपमान में लगा दिया जाता है। जैसे, जैसे देखिए आप, जैसे है चरण, जैसे है चरण सरोज। अब चरण रूपी सरोज, देखिए चरण रूपी, चरण रूपी क्या है? सरोज। चरण रूपी, रूपी सरोज। अब इसमें देखिए बाद में विशेषता बताई जा रही है, तो कुछ जैसे नीलकमल था उसमें पहले बताई जा रही थी। अब ये उपमान है, देखिए सरोज क्या है? उपमान है, और चरण क्या है? उपमेय है। अब ये उपमान और उपयोग के, उपमान के हिसाब से विशेषता बताई गई, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब जैसे है मृगनयनी, मृगनयनी। अब नयन देखिए, नयन है, नयन कैसा है? मृग जैसा है, विशेषता क्या है? मृग। तो ये क्या हो गया? कर्मधार है। आप सीधा सा समझिए कि पॉइंट समझिए कि कोई शब्द लिखा है उसके पहले अगर कोई विशेषता बताई गई है, कोई विशेषण है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। और बाकी मैंने आपको सब समझा दिया है। अब देखिए अनुरूप, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अनुरूप है। अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे कि जहाँ अनु, अनु, अधि, धी, सा, अप, प्रति ऐसे उपसर्ग लगे रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष वो अव्ययी भाव समास होगा। तो हमने आपको सब के बारे में समझा दिया है। अब आप जो है अपने हिसाब से आंसर करते चलिए। ठीक है, मैं अब आपको जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर मैं बताऊंगी। अब देखिए, अब देखिए प्रत्यंग, प्रत्यंग है प्रति धन अंग। अब प्रति देखिए, इसमें प्रत्यंग का क्या होगा? प्रति धन अंग। ठीक, प्रतिधन अंग है। अब इसमें उपसर्ग हम पहचानेंगे क्या है? प्रति है ना, ये संस्कृत का उपसर्ग है,
तो जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा और अव्यय होगा। देखिए इसमें कोई परिवर्तन, चाहे इसको लेडीज़ के साथ लगाइए चाहे जेंट्स के साथ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास। बाकी हमने आपको सब समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको उत्तर बताती चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारे रूल्स क्लास की तरह बिल्कुल समझा दिए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिन सामासिक पदों में पहले पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द क्या कहलाता है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में तो सबसे पहले क्या होता है, उपसर्ग होता है। द्वंद्व में योजक चिन्ह बीच में लगा रहता है। बहुब्रीहि में पौराणिक बातें रहती हैं। और द्विगु में क्या होता है, पहले संख्या होती है, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा सही होगा, द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज दरबार। अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता, राज और दरबार, जहाँ दूसरा पद प्रधान होगा वहाँ कौन सा समास होगा। तो देखिए राज, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, विग्रह कर लेते हैं, राजा का दरबार। अब इसमें देखिए इसमें कौन सा कारक आया है, का आया है, तो ये क्या होगा, राजा का दरबार, कर्म कारक आया है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसे है गगन को चूमने, जैसे राजा का दरबार, तो यहाँ तत्पुरुष समास। चलिए इसमें संबंध कारक तत्पुरुष होगा, संबंध कारक राजा का दरबार है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, देखिए 8वां कैसे, यथासंभव। हमें अभी आपको बताए थे कि यथा क्या है, हमारा उपसर्ग है, ठीक है। तो यथा क्या है, उपसर्ग है। तो जहाँ उपसर्ग आगे रहेगा या यथा अव्यय है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी होगा, द्वंद्व होगा। तो कौन सा समास होगा, हमारा अव्ययी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, अभी हम आपको बताए हैं कि जिसका, जैसे राजा का पुत्र, जैसे राजा का पुत्र, जैसे जैसे राजा का पुत्र, ठीक। तो इसमें पहला पद क्या है, गौड़ है, और दूसरा क्या है, प्रधान है। तो ये कौन सा, जिसमें पूर्व पद गौड़ और दूसरा प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। क्योंकि मैं आपको सारे रूल्स अभी ऊपर समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची ही द्विगु, संख्यावाची द्विगु। मैं आपको सूत्र बता दूं संस्कृत का। और द्वंद्व का क्या होता है, चा अर्थे द्वंद्व, चा अर्थे द्वंद्व। तो इसमें संख्या, पूर्व में संख्या होती है, तो पूर्व में संख्या होती है जैसे, तो वो कौन सा समास होगा, तो होगा हमारा द्विगु समास। अब जैसे है मृग नयन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे है मृग नयन, अभी हम आपको बताए हैं कि नयन कैसा है, नयन मृग जैसा है। तो ये नयन की विशेषता बता रहा है नहीं, तो मृग क्या है, विशेषता है। तो जहाँ विशेषता बताई जाएगी वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ होगा कर्मधारय, ठीक है। तो आज यहीं तक। वैसे हमने आपको समास के सारे चैप्टर इसी 11 क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए हैं। तो चलिए आज यहीं तक, और आशा करती हूँ कि खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। शुभ संध्या, धन्यवाद। कल का हमारा जो है टॉपिक रहेगा, हम समास तक, समास हमारा कंप्लीट हो गया है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो कल हम संधि पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।